तो पर्यावरण को बचाना ये कोई एक काम नहीं है, बल्कि आप समझिए एक पूरा का पूरा सिस्टम है। एक ऐसा सिस्टम जिसमें कई सारी परतें हैं जो एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। आज हम क्या करने वाले हैं, हम इसी सिस्टम की परतों को एक एक करके खोलेंगे। कहाँ से? दुनिया के बड़े बड़े समझौतों से लेकर हमारी अपनी जड़ों में बसे सदियों पुराने ज्ञान तक। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि हमारी पृथ्वी की रक्षा आखिर करता कौन है? क्या ये सरकारें हैं, या फिर वो मोटी मोटी किताबों में लिखे कानून, या फिर कोई और ही है? चलिए आज मिलकर इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो हमारी पहली परत, या कह लीजिए पहली ढाल, वो है अंतर्राष्ट्रीय सहयोग। देखिए, जब क्लाइमेट चेंज जैसी कोई बड़ी समस्या आती है ना, तो वो किसी एक देश का दरवाजा नहीं खटखटाती, वो पूरी दुनिया के दरवाजे पर दस्तक देती है। और तब सभी देशों को मिलकर ही उसका सामना करना पड़ता है। अगर हम जरा इतिहास में झांक कर देखें तो कुछ बहुत जरूरी पड़ाव नजर आते हैं, जैसे 1971 का रामसर कन्वेंशन। ये किस लिए था? ये दुनिया भर की वेटलैंड्स, मतलब हमारी झीलें, तालाब, दलदल, इनको बचाने के लिए था। फिर आया 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल, और उसके बाद 2015 में हुआ पेरिस समझौता। इन सब का एक ही बड़ा मकसद था कि सब मिलकर ग्रीन हाउस गैसों का एमिशन यानी उत्सर्जन कम करें। तो ये समझौते क्या हैं? ये एक तरह से पूरी दुनिया के लिए एक कॉमन रोड मैप की तरह हैं, जो बताते हैं कि भाई हमें जाना किस दिशा में है। अच्छा, तो ये तो हो गई दुनिया की बात। अब जरा ग्लोबल स्टेज से उतरकर अपने देश में आते हैं और देखते हैं कि भारत में क्या हो रहा है। क्योंकि देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वादे तो कर लिए, लेकिन उन्हें जमीन पर उतारने के लिए तो देश को अपने कानून बनाने पड़ते हैं। तो सवाल ये है कि भारत का कानूनी ढांचा इस मामले में कैसा है? भारत का जो कानूनी ढांचा है ना, वो कई मजबूत पिलर्स पर खड़ा है। आप देखिए, 1974 का वाटर एक्ट और 1981 का एयर एक्ट, ये हमारे पानी और हवा को साफ रखने के लिए हैं। फिर 1980 का फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट और 1972 का वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये हमारे जंगलों और जानवरों के लिए हैं। मतलब ये सारे कानून मिलकर एक ऐसा सुरक्षा कवच तैयार करते हैं जो सरकार को पावर देता है कि वो पर्यावरण को बचाने के लिए जरूरी कदम उठाए। लेकिन एक मिनट, कानून बना देना तो सिर्फ आधा काम हुआ है ना? असली सवाल तो ये है कि इनको लागू कौन करवाएगा, और हमें कैसे पता चलेगा कि ये कानून वाकई में काम कर भी रहे हैं या नहीं? तो चलिए अब मिलते हैं हमारे पर्यावरण के वॉचडॉग से। तो ये है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी। अब ये कोई नॉर्मल कोर्ट नहीं है, ये एक स्पेशल कोर्ट है जिसका काम ही है सिर्फ और सिर्फ पर्यावरण से जुड़े मामलों को देखना। मामला चाहे प्रदूषण का हो या फिर कहीं जंगल कट रहे हों, एनजीटी एक पावरफुल प्रहरी की तरह खड़ा रहता है और ये पक्का करता है कि पर्यावरण के साथ इंसाफ हो। और एनजीटी की सबसे बड़ी खासियत जानते हैं क्या है? इसकी स्पीड। इसका मेन काम ही यही है कि पर्यावरण से जुड़े केस जल्दी से जल्दी निपटाए जाएं। जो भी प्रदूषण फैला रहा है उस पे जुर्माना लगे, उससे हर्जाना वसूला जाए। इससे होता क्या है? इससे कानून का एक डर बना रहता है। अच्छा, अब आते हैं एक ऐसे टूल पर जिसे हम सब जानते हैं, एयर क्वालिटी इंडेक्स, मतलब AQI। ये कितना कमाल का है ना। ये बस एक नंबर में बता देता है कि बाहर की हवा कितनी साफ है या कितनी खराब। जैसे अगर AQI 50 से कम है तो सब चंगा सी, हवा अच्छी है। लेकिन जैसे ही ये नंबर 200, 300 या 400 के पार जाने लगता है तो मतलब खतरा बढ़ रहा है। ये हमें हर रोज बताता है कि बाहर निकलना हमारी सेहत के लिए कितना सेफ है। ओके, तो अभी तक हमने जो भी बात की वो ज्यादातर इस बारे में थी कि प्रॉब्लम होने के बाद क्या करना है ना? लेकिन सोचिए, क्या ऐसा कोई तरीका है कि हम प्रॉब्लम को होने से पहले ही रोक दें? बिल्कुल है, और यहीं पर काम आते हैं प्रोएक्टिव सिस्टम। इसमें दो बहुत जरूरी टूल्स हैं। पहला है एनवायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट या EIA। ये क्या करता है? ये किसी भी बड़े प्रोजेक्ट के शुरू होने से पहले ही ये पता लगाता है कि भाई इससे पर्यावरण को क्या-क्या नुकसान हो सकता है। और दूसरा है एनवायरमेंटल ऑडिट या EA। इसको आप एक तरह का हेल्थ चेकअप समझ सकते हैं, किसी चलती हुई फैक्ट्री या कंपनी का, ये देखने के लिए कि वो सारे रूल्स फॉलो कर भी रही हैं या नहीं। ये जो EIA का प्रोसेस है ना, ये बड़ा सिस्टमैटिक होता है। सबसे पहले ये देखा जाता है कि प्रोजेक्ट की ज़रूरत है भी या नहीं। फिर उसके क्या क्या असर हो सकते हैं उसका एनालिसिस होता है, और आखिर में जो भी नुकसान हो सकता है उसे कम करने के लिए एक पूरा मैनेजमेंट प्लान बनाया जाता है। मकसद सिर्फ एक है, ये पक्का करना कि डेवलपमेंट हो लेकिन पर्यावरण की कीमत पर नहीं। और हाँ,
जो कंपनियां एनवायरनमेंट को लेके वाकई में सीरियस हैं, उनके लिए एक ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड है, ISO 14001। ये एक ऐसा स्टैंडर्ड है जो उन्हें एक इफेक्टिव एनवायरनमेंटल मैनेजमेंट सिस्टम बनाने में मदद करता है। इसे आप एक तरह का सर्टिफिकेट मान सकते हैं, जिसे पूरी दुनिया में मान्यता मिलती है। चलिए अब हम पहुंचते हैं इस सिस्टम की आखिरी और शायद सबसे पुरानी, सबसे गहरी परत पर। ये वो ज्ञान है जो किसी कानून या समझौते से बहुत पहले से हमारे पर्यावरण की रक्षा करता आ रहा है। ये है हमारा ट्रेडिशनल नॉलेज, हमारा पारंपरिक ज्ञान। जरा सोच कर देखिए एक बार, हमारे पूर्वजों के पास कितनी गहरी समझ थी। पानी बचाने के लिए तालाब और बावड़ियां बनाना, बारिश और मौसम के हिसाब से खेती करना, और सेक्रेड ग्रोव्स मतलब पवित्र पेड़ों और जंगलों को पूजना और उन्हें बचाना। ये सब क्या दिखाता है? ये दिखाता है कि प्रकृति के साथ एक गहरा और सस्टेनेबल रिश्ता कैसा होता है। तो यहाँ सबसे ज़रूरी बात यह है कि ये ज्ञान सिर्फ इतिहास की किताबों के लिए नहीं है। जब हम इस ट्रेडिशनल विजडम को आज की मॉडर्न साइंस और पॉलिसी के साथ मिला देते हैं ना, तो हम एक सच में बैलेंस्ड और सस्टेनेबल फ्यूचर बना सकते हैं। तो अंत में एक सवाल, क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे भविष्य को बचाने का रास्ता हमारे अतीत से होके गुजरता हो? क्या आज की टेक्नोलॉजी और सदियों पुरानी समझदारी, ये दोनों मिलकर हमारे पृथ्वी को बचा सकते हैं? सोचिएगा जरूर।